हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो कि अभी आज हम बजाज फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं बिकॉज ट्यूसडे को ये स्टॉक करीब 5% के आसपास 5% से भी ऊपर थोड़ा सा क्रैश हुआ था, क्योंकि उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के फाइनेंशियल्स आने वाले थे। और जो कि वैसे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही है, नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन थोड़ा फ्लैट पॉजिटिव काइंड ऑफ कह सकते हैं। बट नेवर द लेस कि लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आया तो ये स्टॉक को गिरा दिया। किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, वॉट एवर जो भी एक्स वाई जेड रीज़न है। बट थोड़ा सा मेरे ख्याल से केयरफुल रहना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, बिकॉज बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, उनका तो एक अलग ही स्ट्रेटजीज होती है। तो क्यों रहना चाहिए, मैं डेफिनेटली ये आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ और यस आपको बताऊँगा। उससे पहले लेकिन ये कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स जो है और कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो देख लेते हैं। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए मेरी चैनल, मेरी वीडियो को आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, बजाज फाइनेंस का जो शेयर है उसकी करंट प्राइस 6,863 रुपये है, जो कि आप देख सकते हो। कंपनी फाइनेंस सेक्टर में, एनबीएफसी में सेक्टर लीडर है, मतलब नंबर 1 कंपनी पूरे इंडिया की है तो बजाज फाइनेंस है एनबीएफसी में। और साथ में अगर हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 4,24,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 6,863 है। 52 वीक हाई 8,192 रुपये का है। 52 वीक लो 5,486 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.44 है। फेस वैल्यू 2 का है। बुक वैल्यू 969 है। आर ओ ई 23.5%, आर ओ सी ई 11.8%, स्टॉक का पी जो है वो 30.8% है। और साथ में अगर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पर एक तगड़ी कंपटीशन तो पैदा हो ही गई है फाइनेंस सेक्टर में। जियो फाइनेंशियल, जो कि आप सब जानते हैं, रिलायंस ग्रुप को बिलोंग करता है ये स्टॉक और ये कंपनी। बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं पहले ही है, पहले नंबर पर, दूसरे पे फिनसर, तीसरे पर जियो फाइनेंशियल्स। ये क्यों नोटिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मैं आपको बात करूँगा, समझाऊँगा, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो चौथे नंबर पर चोलामंडलम फाइनेंस है। अब कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो सितंबर 2023 में कंपनी ने 13,378 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो बढ़कर दिसंबर में 14,161 करोड़ का है। तो रेवेन्यू में तो जंप है डेफिनेटली, मतलब जंप माने प्रोग्रेसिव मोड में ही है। और सब कुछ काट कूट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सितंबर महीने में, 2023 में 3,551 करोड़ का था, जो कि अभी दिसंबर 2023 में 3,639 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। खैर ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात रही, तो कंपनी ने कमाया तो है ही, और अपना पिछले क्वार्टर का जो रिकॉर्ड था वो भी ब्रेक किया है। बट मार्केट को पसंद नहीं आया। बट सिर्फ ये बात नहीं है, मैं जो अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा, प्लीज़ उसको, मेरे ख्याल से आपको उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का मेन जो है वो हम देखेंगे, बिकॉज मैं जनरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है कि कोई कंपनी परफॉर्म करे, कभी नहीं कर पाए, मतलब एक होता है नेट प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस का, और ख़ास तौर पे थोड़ा मल्टीपल ईयर्स की जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट होती है, दैट कैन गिव अस नाइस एंड बेटर आइडिया टू इन्वेस्ट एंड व्हाट इज़ द लाइक रनिंग इनसाइड द कंपनीज बिजनेस। तो कि मार्च 2023 में कंपनी की रेवेन्यू जो थी वो 41,398 करोड़ की टोटल रेवेन्यू थी, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर मार्च 2023 में 41,398 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 51,400 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू भी जंप है। और एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट भी 2023 में 11,508 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर अभी 13,784 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो अभी तक कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रोग्रेस है, उसके अंदर एज सच कुछ भी खराबी नहीं लग रही है। और पिछले इनफैक्ट 5 साल का कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 5 साल पहले 5,264 करोड़ का था। फिर
ये कोविड वाला थोड़ा टाइम है जब सारे बिजनेस को इफेक्ट हुई थी, तो 4,420 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। बट उसके बाद कंपनी की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए, 7,028 करोड़, 11,508 करोड़ और अभी 13,784 करोड़। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया है। तीन मतलब पिछले 3-4 साल में है, मतलब 4 साल पीछे जाएंगे तो। सो दैट इज़ रियली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कंपनी का ईपीएस भी 73 से लेकर 226 का ईपीएस हो गया है। और कंपनी के अभी रिजर्व्स देखेंगे तो मार्च 2023 में कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो 54,251 करोड़, और सितंबर 2023 में 753 करोड़ रुपीस का रिजर्व्स है। और बोरोइंग्स जो है वो 2,16,690 करोड़ की कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स है। मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिलाकर 2,16,690 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है, जो कि सितंबर महीने में बढ़ी है 2,56,549 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है। सी गाइस, फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर में बोरोइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी रेगुलर वे में बिजनेस जनरेट कर रही है, सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट भी तगड़ा जनरेट कर रही है। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब लास्ट में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो दिसंबर महीने में प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, मतलब सितंबर के कंपेयर में। तो क्योंकि सितंबर में 55.87% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, जो कि अभी दिसंबर में 54.78% है। एफ जो है वो दिसंबर 2023 के हिसाब से 20.92% है, डी आई 14.01% और पब्लिक की बात करें तो 10.17% की पब्लिक की होल्डिंग है। नाउ द की पॉइंट इज़, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अपने एक कंपनी का जो मेन जो फाइनेंशियल्स, प्रमोटर्स होल्डिंग, कुछ बेसिक की पॉइंट वो देख लिया है, तो कहीं पर भी एज सच कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। और कंपनी के अंदर गड़बड़ है भी नहीं, बहुत सालों का रिकॉर्ड है, नंबर 1 है, नंबर 1 फाइनेंशियल्स कंपनी है। सो देर इज़ नो डाउट। बट जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने पिछले 1 साल में देखा जाए तो 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 साल में करीब 160% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अपने ऑल टाइम हाई जो हमने देखा 8,200 रुपये का लगाया था, तब से लेके अभी तक जो करेक्शन हुआ है, तो वो करेक्शन मतलब 15% के आसपास के डिस्काउंट के प्राइस पे अभी शेयर मिल रहा है। नाउ द थिंग इज़ कि कंपनी मार्केट में नए नए फाइनेंस के मतलब कंपनीज आ रही है, जैसे जियो फाइनेंशियल्स, बहुत ही तगड़ी कंपटीशन है, फ्यूचर में हो सकती है और वैसे भी है, क्योंकि डायरेक्ट 3rd नंबर पे 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास है। चोलामंडलम फाइनेंस तो है ही है बरसों से। और तो कंपटीशन पहले तो बढ़ रही है। दूसरी बात है कि जो 2007-8 में जो लेमन ब्रदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद मार्केट थोड़ा कूल डाउन हुआ, थोड़ा सेटल हुआ। उसके बाद समझ लो कि 2009 के आसपास से लगातार ये स्टॉक, मतलब ये कंपनी के स्टॉक ने, मतलब बजाज फाइनेंस ने लगातार रिटर्न दिया है, लगातार। मतलब समझ रहे हो, 12 साल में, मतलब अगर मैं रफली आपको बताऊं तो 2009 की शुरुआत में ये स्टॉक की प्राइस 6 रुपये के आसपास थी। तो आज की तारीख में आप समझ सकते हो, मतलब 6,800 रुपये का है। और बीच में कॉरपोरेट एक्शन स्प्लिट बोनस जो कंपनी ने दिया वो अलग, तो बहुत मतलब धमाकेदार रिटर्न्स दिया है। और सितंबर अक्टूबर, मतलब कोविड के बाद मार्केट वापस से एकदम मार्केट में तेज़ी आई। और सितंबर अक्टूबर 2023 में ये स्टॉक ने करीब 8,000 रुपये के आसपास का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट में भी करेक्शन आया, सारी कंपनी के स्टॉक में करेक्शन आए थे मेजॉरिटी, और इसमें भी आया। उसके बाद ये 2023 में मार्केट वापस अपलिफ्ट हुआ, उसमें ये स्टॉक ने वो 8,000 का उसका पुराना जो हाई था वो ब्रेक किया, जो 8,200 के आसपास पहुंचा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और वहाँ से वापस ये 7,000 का मार्क तोड़ा हुआ है। और एवरेज देखी जाए तो वो सितंबर अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक, मतलब 2-2.5 साल हो चुके हैं, स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये स्टॉक शायद और 1-2 साल तक इतना बढ़िया परफॉर्म ना करे,
या तो फिर लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए कंपनी कुछ कॉरपोरेट एक्शन ला दे ताकि लिक्विडिटी मैनेज हो जाए। मतलब कंपनी को ऐसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़ कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है गाइस। सी मैं मतलब आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि आप लॉजिकल सोचने की कोशिश करिए। 2009 से लेके 12 साल 13 साल लगातार स्टॉक ने, आप चार्ट भी देखोगे तो बहुत धांसू रिटर्न्स दिया है। तो कंपनी का स्टॉक जो है वो कूल डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है। और ये उसमें एक पॉइंट दूसरा जो ऐड ऑन क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्च पूरा 2023 में मार्केट ने वापस अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ करके, और मार्च 2023 के बाद तो लगातार मार्केट अप ट्रेंड, और मार्केट ने भी अपना ऑल टाइम, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, उससे भी आगे बढ़ गए, फिर वापस और अभी नया नया हाई जनरेट करते जा रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक में एक जो रेजिस्टेंस मूवमेंट होनी चाहिए वो उसने इस बार थोड़ी सी ब्रेक करी है। बट आई मीन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं आपको, तो देर इज़ अ चांस कि ये स्टॉक 1-2 साल और थोड़ा सा कूल डाउन रहे, सेटल रहे। हालांकि कंपनी का पिछले 3 साल का जो, और पॉइंट ये भी है कि कंपनी ने पिछले, हमने जो फाइनेंशियल्स देखे तो 2-3 साल जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 4-5 हज़ार करोड़ से लेके काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी के फाइनेंशियल्स में जंप आई है। जबकि पिछले 2 साल से तो 2-2.5 साल से तो कंपनी का स्टॉक मतलब फ्लैट या नेगेटिव टाइप का रिटर्न दिया है। क्योंकि सितंबर अक्टूबर देखेंगे 2021 तो 8,000 के आसपास की प्राइस थी जब मार्केट ने फिर करेक्शन का मोड ले लिया, और आज का भाव जो है वो 6,800 है। तो मतलब वैसे ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। तो हो सकता है कि कंपनी थोड़ा कूल डाउन हो, थोड़ा सा ये हो, या तो फिर अगर बढ़े तो भी एवरेजली इतना रिटर्न नहीं बन पाए जो सालों से कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी बहुत तगड़ी तगड़ी आ रही है, तो उसका भी ड्रॉबैक मिल सकता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल है, आप जो फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, आपके अगर 100 कस्टमर है, तो अगर नया बिजनेस पर्सन आ जाता है तो वो 100 के 10 कस्टमर उसके पास डाइवर्ट हो जाएंगे, तो 90 हो जाएंगे आपके पास, तो आपकी कंपटीशन एक तरह से बढ़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लॉजिक है। तो और एक और भी बात है कि स्टॉक की प्राइस भी काफ़ी महंगी है। जनरली रिटेलर्स जो होते हैं इतने महंगे स्टॉक में इतना मतलब नहीं जाते, क्योंकि मतलब होता है कि उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जा भी सकते हैं, बट जनरली और मार्केट में एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ट्राई कीजिएगा कि जो ट्रेंडी सेक्टर्स, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स जो है उसको आइडेंटिफाई करिए, और उसके साथ साथ वो सेक्टर की जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है, पहले तो फंडामेंटली बढ़िया कंपनी तो होनी ही चाहिए। तो अगर वो कंपनी के स्टॉक ढूंढ पा रहे हो आप थोड़े सस्ते दाम में, तो आपकी फाइनेंशियल्स ग्रोथ की स्पीड मतलब बढ़ने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि पिछले कई टाइम से कोविड के बाद आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, ड्रोन सेक्टर है, लॉजिस्टिक बिजनेस है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्टॉक्स है, ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी वाले जो सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स जो है वो एकदम पावर पैक मतलब बहुत सारे रिटर्न्स दिए हुए हैं। आपको पता ही है कि रेलवे स्टॉक ने तो पिछले 6-8 महीने में ही धुआंधार रिटर्न्स दिया हुआ है। डिफेंस स्टॉक ने भी काफ़ी तगड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। ड्रोन सेक्टर्स की भी कुछ कंपनियां जैसे कि जेन टेक्नोलॉजी जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है अब, उन्होंने भी बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। तो अगर ऐसे ट्रेंडिंग सेक्टर्स के बढ़िया स्टॉक, बट पहले फंडामेंटली बिजनेस वाइज साउंड कंपनी होनी चाहिए। कोई भी औंधू पौंधू स्टॉक मत उठा लेना, नहीं तो उसमें भी फिर ऐसा होगा कि मतलब फिर वो रिस्क प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एक ओपिनियन एक्सपीरियंस अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ गाइस। सो आई होप गाइस कि अगर वीडियो
अच्छी लगी तो लाइक करिए, लेकिन बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो, और आपके कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।